आज हम बात करेंगे किस तरीके से हमको अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाना है सोशल मीडिया का यूज करके। तो सबसे पहले ब्रांडिंग समझ लेते हैं। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग बेसिकली है आपका बिजनेस इंटरनली है क्या। जैसे कि आप लोगो देखते हो किसी कंपनी का, किसी कंपनी का आप नाम देखते हो, किसी कंपनी की टैगलाइन देखते हो और सिर्फ उसी को देख के पहचान लेते हो कि भाई ये कंपनी ये काम करती है, ये कंपनी ये है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एप्पल क्या करती है, एक बार मुझे कमेंट के अंदर आप बता दो कि एप्पल कंपनी क्या करती है। टू वे रखूंगा मैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता रहूंगा और आप लोगों को जवाब देने पड़ेंगे। थोड़ी सी मेहनत कराता हूं मैं। टेक प्रोडक्ट्स बेचती है, फोन बेचती है, दोनों चीजें सही है। एक बार को डिजिटल सर्विसेज भी बेचती है साथ में। आप सब लोग एप्पल के बारे में जानते हो मेजरली। तो यहां पे एप्पल को हम किस तरीके से जानते हैं? एप्पल के लोगों से जानते हैं, हम एप्पल के नाम से जानते हैं उसको, और हम एप्पल की टैगलाइन से जानते हैं। उम्मीद करता हूं यहां पे अभी जो हमको देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को एप्पल की टैगलाइन नहीं पता होगी, पर ये प्रेजेंटेशन खत्म होने से पहले पहले आपको एप्पल की टैगलाइन भी पता लग जाएगी। तो आप लोगों के लिए मैंने एक फोन बनाया है। मैंने इस फोन का नाम रखा है साहिल फोन। और क्या आप इस साहिल फोन को ब्रांड कह सकते हो? एक बार कमेंट करके बता दो मुझे, क्या ये साहिल फोन ब्रांड है या फिर नहीं है? नॉट येट, नो, नहीं, नो, नो, नो। चलो, अभी हमने ब्रांडिंग समझा। ब्रांडिंग क्या था कि आप किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को आइडेंटिफाई कर सको कि यार ये है। तो अभी मैंने जो अपनी प्रोडक्ट फोन बनाया है उसका नाम रखा है साहिल फोन। इसका नाम है साहिल फोन। इसके नाम का कोई और साहिल फोन नहीं बेच रहा। इसका लोगो मैंने बना दिया है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये गोरिल्ला टाइप्स। इसका लोगो भी है, हमारी विजन भी है। विजन मैंने अभी आपको बताया नहीं है, पर हमारी विजन भी है। और मैंने साहिल फोन को ट्रेडमार्क भी करा दिया है। इसका मतलब साहिल फोन नाम कोई और पूरी दुनिया के अंदर नहीं ले सकता। तो क्या अब ये ब्रांड है या फिर नहीं है? तो ब्रांड होने के लिए हमको अपने आप को यूनिक पोर्ट्रे करना है। मैंने ट्रेडमार्क करा लिया है, तो अब मैं ब्रांड हूं। तो अब कितने लोग इस फोन को लेने वाले हैं, एक बार मैं बता देता हूं अपने फोन की स्पेसिफिकेशन। हमारा फोन सारे टॉप फीचर्स रखता है। लेटेस्ट प्रोसेसर है, 12 GB रैम रखी है हमने, 128 GB की स्टोरेज रखी है हमने, 5G है हमारे फोन के अंदर, और ये कर्व डिस्प्ले है हमारा, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, और 70,000 रुपए का है बस हमारा फोन। साथ में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। तो क्या आप लोगे? नहीं सर, एक लेने वाले हैं। लपास पे कॉल कीजिए कल सुबह और मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आपको फोन भिजवा दूंगा। नहीं, अभी नहीं, बट ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। नो, नहीं लेंगे लोग। क्यों नहीं लोगे यार? मेरा फोन है, ले लो यार। तुम में से बहुत सारे लोग अभी कह रहे थे तुम मुझे फॉलो करते हो। और हमारा जो प्रेजेंटेशन का जो हमारी बात हुई थी इनसे, टेडेक्स वालों से, ये था कि मैं अपना फोन बेचूंगा और लोग लेंगे और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो गए तो मैं वहां से पैसा कमा लूंगा। प्लान तो हमारा ये था। तो आप ले नहीं रहे हो तो थैंक यू, बहुत मजा आया आपके साथ। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा। तो जो इंटरेस्टेड है वो पैसे दे सकते हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे शायद पहले से जानते हैं, तो उन लोगों को पहले से पता है कि मैं क्या करता हूं। तो मजाक चलता है मेरे साथ में। हम समझते हैं कि आप मेरा फोन क्यों नहीं ले रहे हो। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर मैं आपका फोन ले लूंगा पर पैसे नहीं है। कई लोग कह रहे हैं आपकी आफ्टर सेल सर्विस का नहीं पता मुझे। कई लोग कह रहे हैं कि आपकी फोन के बारे में भी हमको ज्यादा नहीं पता है। बेसिकली आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो एक चीज को हमको समझना पड़ेगा, ब्रांड होने का मतलब सेल नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं ब्रांडिंग के बारे में। आज हम सेल्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग है अपने कंज्यूमर के दिमाग में घुस जाना और उसको बताना कि हमारी कंपनी का नाम, लोगो, कलर, विजन, या फिर हम ऐसा क्या अलग कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ऐसा क्या चेंज ला रहे हैं, वो डालना। आजकल मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं ई कॉमर्स के। अभी हमारे साथ चैट में भी किसी ने हमसे पूछा। तो सबसे बड़ा इशू पता क्या है? हमारे पास पहले से स्टैब्लिश ब्रांड पड़े हैं ई कॉमर्स के अंदर। अभी मान के चलते हैं, मैं आप सबसे एग्जांपल पूछता हूं कि हम ये कप बेच रहे हैं और हमारे कप का प्राइस है 50 रुपए। सेम यही प्रोडक्ट Amazon पे 55 रुपए का बिकता है और आपके घर के पास वाली दुकान पे ये वाला प्रोडक्ट 56 रुपीज का बिकता है। आप कहां से लेना उसको पसंद करेंगे? Amazon से। सबसे पहले Amazon का आंसर आ चुका है। जो दूसरी दुकान है, जो ई कॉमर्स की दुकान है, वो 50 रुपए का बेच रही है।
ले लो यार, वहां से तो ले लो, घर के पास से लेगे, 1 रुपया महंगा मिल रहा है, घर के पास से लेना पसंद है आपको? चलो एक ऑप्शन हटा देते हैं, घर के पास वाली दुकान बंद है, अब हमको चाहिए, अब हम कहां से लेंगे? अमेजोन से। हम 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए तैयार है अमेजोन के लिए। क्यों? क्योंकि हम अमेजोन पे ट्रस्ट करते हैं, हमको पता है अमेजोन हमारे पैसे लेके नहीं भागेगा। अगर ये वाला जो कप है, ये जो कप खराब हो जाता है, अगर मैं घर पे लेके आता हूं टूटा हुआ निकलता है, तो जिस दुकान, जो मेरे घर के पास वाली दुकान है, अगर कोई टूट फूट होती है, मैं सीधा उसको कहूंगा भाई ये प्रॉब्लम है, सही करके दो। हमको अमेजोन पे ट्रस्ट हो चुका है कि अगर इसमें कोई इशू आएगा तो अमेजोन हमको रिप्लेसमेंट लाके देगा। पर अभी जो नई कंपनी है, हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता, अभी हमने ट्रस्ट गेन नहीं किया है उसने। इफ दैट ई कॉमर्स साइट हैज क्रैश ऑन डिलीवरी देन आई कैन, अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं अगर उस जो वेबसाइट है वो कैश ऑन डिलीवरी ऑफर कर रही है तो मैं करूंगा। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं, अगेन आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। एक आईफोन है जो कि 1 लाख रुपए का मार्केट में मिलता है, आज आपको एक नई साइट पे वो 10,000 रुपए का मिल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी के साथ में, आप लोगे या फिर नहीं लोगे? बताओ। नो, नो। अब तो ले लो, कैश ऑन डिलीवरी है यार, लो ना। अभी आपने बोला मेरे को कि कैश ऑन डिलीवरी होगा तो मैं ले लूंगा, पर अब क्यों नहीं ले रहे लोग? बट ओरिजिनल थोड़ी होगा, क्या पता ओरिजिनल हो, क्या पता वो लॉस में बेच रहा हो ताकि अपनी ब्रांडिंग कर पाए, ताकि लोगों को लगे ओहो ये कंपनी इतने सस्ते में बेच रही है, यहां से लो, इस कंपनी से सस्ता मिलता है, कल को वहां से रिकॉल क्रिएट हो जाए, क्या पता वो जेन्युइन हो। पर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे क्योंकि अभी तक वो कंपनी आपके दिमाग में नहीं घुसी है। तो सोशल मीडिया के ऊपर हमको अपनी ऑडियंस के दिमाग में घुसना है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनको पता है कि मेरी कंपनीज क्या है, मैं क्या सर्विस प्रोवाइड करता हूं, और अगर मैं कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूं तो वो अच्छा ही होगा, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं इस चीज के लिए। तो यही ऑडियंस को मैं नर्चर करके अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता हूं। अभी मेरा एक एडटेक स्टार्टअप आ रहा है, मैं पूरा रिलाय कर रहा हूं अपनी यूट्यूब की ऑडियंस के ऊपर कि वो मुझे वो ग्रो करने में हेल्प करेगी, विदाउट मार्केटिंग, विदाउट पेड मार्केटिंग, सिर्फ अपनी ऑडियंस के बलबूते में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ऑडियंस का अच्छा ट्रस्ट गेन कर लिया है, वो मुझ पर भरोसा करते हैं कि अगर कोई इशू भी आएगा तो मुझसे शेयर करेंगे। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं अपनी बिजनेस न्यूज अभी आजकल सीरीज डालता हूं, उसके एंड में मैं आपसे डिस्कस करता हूं, और डिस्कस के अंदर क्या बताता हूं कि यार अभी मेरी स्टार्टअप के अंदर ये चल रहा है, मुझे ये इशू आ रहे हैं। इससे क्या होता है, लोग कनेक्ट बनने लग जाते हैं, लोगों को लगता है यार ये बंदा सही है। अब क्या होगा, उनको लगने लगेगा कि वो मेरी कंपनी के पार्ट है। अब कल को अगर मेरी कंपनी का पार्ट उनको लगने लगेगा, कोई ऊपर नीचे भी होगा ना, तो मुझे सामने से मेल करके बताएगा सर ये इशू आ रहा है। और ऐसा होता है, अभी हमने बीटा रन के ऊपर ऐप डाल दी है, अभी आप जो लोगो देख रहे थे उसी लोगो से हमारी ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, तो अभी हमने डाल दी है प्ले स्टोर के ऊपर। तो लोग मेल कर रहे हैं कि सर देखो मेरे को ये इशू आ रहा है, आप इस चीज को इंप्रूव कर सकते हो, सर इस चीज की अभी जरूरत नहीं है, इसको आप अपडेट के अंदर ले आना। कैसे हो रहा है? ट्रस्ट से। तो आज मैं आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा, किस तरीके से वो ट्रस्ट गेन करना है और किस तरीके से मैं कर रहा हूं। तो अपनी कहानी की तरीके से चलता हूं, मैं केस स्टडीज पढ़ाता हूं, तो मैं लोगों को सिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री के ऊपर जाता हूं, ब्रांडिंग की। तो ब्रांडिंग की हिस्ट्री समझेंगे ताकि हमको चीजें ढंग से समझ में आए। ब्रांडर नाम से निकला है ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी जब एक राज्य होता था, एक कबीला होता था, वो वहां पे आग जला के रखते थे। तो आपने कई पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, वहां पे आग लग रही है तो वहां पे कोई ना कोई रहता होगा, तो वहां पे वो आग जला के रखते थे ताकि बताए कि ये इलाका हमारा है। टाइम बीता, लोगों ने झंडा बनाना शुरू कर दिया और वहां पे झंडा लगना शुरू हो गया। लोगों ने कहा ये झंडा हमारा है और ये झंडा जहां पे भी लगेगा वो जगह हमारी होगी। तो आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, उस जमाने के अंदर हर एक राजा का अपना झंडा होता था। आज तो हमारी कंट्री यूनाइटेड हो चुकी है, सारे राजाओं को जोड़ के, तो हमारा एक यूनाइटेड झंडा हो गया है और हर एक कंट्री का अपना यूनाइटेड झंडा है। तो टाइम बीतता है, उसके बाद में लोग इसी कंसेप्ट को जानवरों के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। अब जानवरों का मतलब क्या था, जब चरवाहा अपने जानवरों को खिलाने के लिए बाहर लेके जाता था तो दो चरवाहों की आपस में, गायें भेड़ आपस में मिक्स हो जाती थी। अब वो पहचान नहीं पाता था किसकी कौन सी है, और उसके चक्कर में लड़ाई वड़ाई होती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक लोहे का पीस लिया और लोहे के पीस से लोगों के ऊपर छापना शुरू कर दिया। अब जानवरों के ऊपर छपता था और उस छापने की वजह से आइडेंटिफाई हो जाता था कि ये जो ब्रांड है, ये जो गाय है, ये जो भेड़ है, ये उसकी है। तो यहां से एक तरह से प्रोडक्ट को पहचानने का तरीका शुरू हो गया। टाइम बीतता है,
उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, वहां पे लोग बल्क के अंदर माल बना रहे होते हैं, वहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर काम हो रहा होता है। अभी क्या लोग सोच रहे थे कि हम लिमिटेड मटेरियल बनाएंगे, उस टाइम लोग सोच रहे हैं कि हम जितना ज्यादा माल बना सकते हैं उतना ज्यादा माल बनाएंगे और उस ज्यादा माल के चक्कर में हम प्रोडक्ट को सस्ता कर देंगे। पहले क्या था, पहले अगर कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट के अंदर इश्यू आ रहा था, पहले आपको चीनी मिलती थी, रामू काके का दुकान से जाके चीनी ले आओ। अब क्या हुआ, उस चीनी का पैकेट बन गया और उस पैकेट के ऊपर लिख दिया गया रामू काका की चीनी। तो पहले अगर हमको रामू काका की चीनी में दिक्कत आती थी, हम सीधा रामा काका को बोलते हैं आपकी चीनी इस बार बेकार थी, उसमें ये प्रॉब्लम थी। पर जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ये चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बननी शुरू हुई। रामू काका ने रोज के 10-10 हजार टन माल बनाना शुरू कर दिया। अब कंज्यूमर डायरेक्टली रामू काका तक नहीं पहुंच सकता था। अगर आप चीनी के अंदर कोई दिक्कत है तो कंज्यूमर कंपनी तक नहीं पहुंचा सकता था। बीच में जो बड़ी सी चेन थी वही प्रॉब्लम को वहां तक पहुंचने नहीं देती थी। टाइम बीतता है, उसके बाद में आता है ट्रेडमार्क सिस्टम। अब ट्रेडमार्क सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अभी तक जो कंपनियां चीनी रामू काका के नाम से बेच रही थी, तो मेरे को पता लगा यार रामू काका की चीनी बहुत चलती है, मैंने अपने नाम अपनी चीनी को भी रामू काका की चीनी का नाम कर दिया और उसी को चला के मैंने अपना प्रोडक्ट साथ में चलाना शुरू कर दिया। अब पहले क्या हो रहा था, ये जो ब्रांड बन रहे थे रामू काका की चीनी अच्छी होती है, इसके चक्कर में लोगों के दिमाग में आ रहा था ये जो पैक्ड मटेरियल होता है, ये जो ब्रांडेड मटेरियल होता है, ये अच्छा होता है, ये सुपीरियर क्वालिटी का होता है। तो मेहनत सारी उन्होंने करी, मैंने उसी की कॉपी पेस्ट करके शुरू कर दिया। इसके चक्कर में एक रूल आया ट्रेडमार्क का, जहां पे हमने उस नाम को रजिस्टर करा लिया कि इस नाम को हमारे अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता। उसके बाद टाइम बीतता है, लोग बहुत सारे ट्रेडमार्क कराते हैं और एप्पल आता है। तो एप्पल क्या करता है, एप्पल के अंदर स्टीव जॉब्स एक वीडियो बनाते हैं जहां पे वो पूरी मार्केटिंग को चेंज कर देते हैं। Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be like 1984. बेसिकली ये जो कैंपेन रन किया गया था एप्पल की तरफ से, ये स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने के लिए किया गया था। आपने देखा बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं एकदम, और उनको बस बताया जा रहा है ऐसे करना है, ऐसे करना है, और ये एप्पल वाली लड़की आती है और ये तोड़ देती है। तो वो कह रही है कि स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना है। अगर कोई एप्पल को जानता है तो एप्पल इन्हीं चीजों के ऊपर पॉपुलर है, अपने आप को अलग दिखाने के ऊपर। तो यहां पे ये आइडिया के ऊपर काम करते हैं, ये पूरी ब्रांडिंग की थ्योरी चेंज कर देते हैं कि एक आइडिया है कि हमको स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद एप्पल और चेंजेस लाता है। तो आपको पता होगा स्टीव जॉब्स छोड़ के चले गए थे एप्पल, फिर उसके बाद रीजॉइन करते हैं। जब वो रीजॉइन करते हैं तो एक नई विजन को लेके आते हैं। अगर हम एप्पल को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो एप्पल क्या है, एप्पल एक अलग प्रोडक्ट बेचता है। एक विंडोज है और एप्पल का खुद का अपना मैकिंटॉश है। तो एप्पल ने क्या कहा कि हम अलग है, तो यहां पे उन्होंने निकाली डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, अपने आप को मार्केट के अंदर अलग पोर्ट्रे करना, कि हम थोड़े से अलग है। एप्पल ने कैसे पोर्ट्रे अलग किया, एप्पल क्रिएटिव्स के लिए है, मतलब एप्पल म्यूजिक वालों के लिए उनका खुद का लॉजिक एक्स आता है जो कि म्यूजिक वाले प्रोडक्शन के लिए होता है। एप्पल ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए है, एप्पल वीडियो प्रोडक्शन के लिए। तो जो क्रिएटिव लोग हैं उन लोगों के लिए एप्पल ज्यादा है। तो आप देखोगे इसके अंदर उन्हीं लोगों की बात करी गई, और मैं आपको दिखाता हूं। Here's for the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them
crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. चलो अब मुझे बताओ कि क्या समझ में आया आपको इसको देख। क्या एप्पल ने यहाँ पे प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करी है? क्या उन्होंने कहा है कि आप हमारा मैकिनटॉश पीसी ले सकते हो, या उन्होंने अपना कोई प्रोडक्ट डाला है यहाँ पे कि हमारा प्रोडक्ट ये है, ये है, ये है? पीपल सेंटिमेंट, गुड। भेड़ चाल से अलग चलना, तो भेड़ चाल से अलग चलने का मतलब प्रोडक्ट कैसे हो गया? यहाँ पे मोटिवेशनल तो नहीं वीडियोस बनाएगा ना कोई एक कंपनी। अगर एक कोई ब्रांड चीज निकाल रही है, इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च हुआ, उस जमाने में हर जगह पे चला होगा, तो अगर इतना पैसा खर्च हुआ तो एक मोटिवेशनल वीडियो के लिए तो पैसा कोई खर्च नहीं करेगा। एप्पल ने यहाँ पे कोशिश करी कि अपने आप को हम मार्केट के अंदर दिखाए कि हम उन लोगों के मसीहा है जो कि अलग सोचते हैं। हम भी अलग सोचते हैं, हमारा प्रोडक्ट भी अलग ही है। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात नहीं करी गई, यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम उन लोगों के साथ में हैं जो कि अलग सोचते हैं। अलग कौन सोचते हैं? क्रिएटिव सोचते हैं, और क्रिएटिव ही एप्पल की ऑडियंस थी। तो यहां पे हमको एक चीज समझ में आ रही है कि आपको अपनी ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग में एक चीज देखी जाती है, हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं ना, हम इमोशंस पे लेते हैं, हम सीधा बाय नहीं करते। तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट इमोशंस के ऊपर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इमोशनल टारगेट करें बंदे को, तो शायद हमारा प्रोडक्ट ले सकता है। तो यहां पे उन्होंने यही कोशिश करी, उन्होंने आपके दिमाग से खेला और बताया कि हम क्रिएटिव लोगों के मसीहा है। फिर टाइम बढ़ता है, 2007 आता है, और 2007 मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था इस एरा के अंदर। बताता हूं क्यों। क्योंकि 2007 के अंदर आया सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया की वजह से सारी पावर फिर से कंज्यूमर्स के हाथ में आ गई। अभी तक ब्रांड सुन नहीं रहे थे कंज्यूमर्स की, अब ब्रांड सुनने लग गए कंज्यूमर्स की। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो सीधा ब्रांड को बोल सकता है और रिजॉल्व हो सकता है। अगर रिसेंटली देखे, अगर कोई भी हमको प्रॉब्लम आती है, हम ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कंपनी को, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज कर रही है जिसको हम कहते हैं सोशल लिसनिंग, और उनको समझ में आ गया है सोशल लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब क्या हुआ, यहां पे एक बहुत बड़ी चीज आई जिसको आज हमको समझना पड़ेगा। हमको अपने ब्रांड को पर्सोनिफाई करना है। पर्सोनिफाई का मतलब होता है हमारा ब्रांड एक इंसान बन जाना चाहिए। जैसे इंसान की इमोशंस होते हैं, जैसे इंसान रिएक्ट करता है, जैसे इंसान की आइडियोलॉजी होती है, वैसे हमारी ब्रांड की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अभी हमने एप्पल को देखा, एप्पल ने बताया थिंक डिफरेंट, हम अलग सोचते हैं, हम अलग लोगों के लिए ही प्रोडक्ट है। उन्होंने अपने आप को क्लियर कर दिया, उन्होंने मासेस को टारगेट किया ही नहीं। पर अगर हम देखें यूएस के अंदर मेजर पोर्शन एप्पल का ही है फोन्स के अंदर। तो यहां पे आपसे सवाल है कि मेरे को ये बताओ, क्या कभी आपने कोई ऐसी कंपनी देखी है जिनका कोई भी ब्रांड ना हो? अनब्रांडेड कंपनी जिसकी कोई ब्रांड ना हो, बिना ब्रांड के कोई कंपनी चला रहा हो? क्या कभी अभी तक आपने ऐसा कुछ देखा है? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा है तो मुझे बता दो। नो, इसलिए नहीं देखा क्योंकि कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आज के टाइम पे हर एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट को पैकेज करना पड़ता है, प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, वरना प्रोडक्ट कलाया नहीं जाता। तो अगर हर एक कंपनी ब्रांड है तो हम अपने आप को अलग कैसे बनाए? सवाल तो यहां आ रहा है ना। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स देखे, वहां पे हमको एक चीज क्लियर हो गई कि हमको अपने आप को कुछ अलग बनाना है, तभी यूजर हमको आइडेंटिफाई करेगा, तभी हमको इमोशनल ट्रिगर होगा और हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो मैंने छोटा सा ये चार्ट बनाया है और इसको आने वाले 10-15 मिनट हम इसी को समझेंगे। और अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपके दिमाग में ब्रांडिंग का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हमको अपना गोल डिसाइड करना है। गोल डिसाइड करने का मतलब क्या है कि जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं वो क्यों बेच रहा हूं। मतलब मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, मैं लोगों का भला करना चाहता हूं, मैं लोगों का भला भी करना चाहता हूं, मैं प्रॉफिट भी कमाना चाहता हूं, मैं अपनी कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाना चाहता हूं। जो भी आप करना चाहते हो, सबसे पहले आपको अपना पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा। अगर पर्पस डिफाइन नहीं करोगे तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। सेकंड स्टेप है, हमको अपना मिशन विजन वैल्यू को देखना पड़ेगा। अब मिशन विजन वैल्यू क्या होता है? मिशन हम क्या अचीव करना चाहते हैं, किस तरीके से हम उसको अचीव करेंगे, और उसके पीछे हम क्या एथिक्स को फॉलो करेंगे। अगर हम टाटा की बात करके चलते हैं तो टाटा के एथिक्स बहुत अच्छे माने जाते हैं कि वो कोई गलत काम नहीं करता है। पर अगर हम रिलायंस की बात करके चलते हैं तो रिलायंस का हमको ये चीज पता है कि उनके एथिक्स अच्छे हो ना हो, पर वो हमको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है।
उस कंपनी का जो गोल है वो है पैसे कमाना, ना कि लोगों की ज्यादा हेल्प करना। अगला स्टेप आता है हमको अपना ब्रांड मैसेज क्लियर करना है। अब ब्रांड मैसेज का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों के दिमाग में क्या डालना चाहते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना एप्पल का थिंक डिफरेंट, और हम उसको किस तरीके से उनके दिमाग में डालेंगे। अब हमको बस ये छोटी सी चीजों को अपने दिमाग में बनाना है। और मैं आपको असाइनमेंट देना चाहूंगा, अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो कि जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपका ब्रांड है, वो उसका पर्पस क्या है, और आप उसमें अपने आप को क्या सोचते हो कि मैं किस तरीके से उस चीज को अचीव करूंगा, गंदे काम करके करूंगा या फिर पैसे ही पैसे चाहिए चाहे किसी भी रास्ते से आए, और मैं किस तरीके से अपने ब्रांड की पोजिशनिंग करूंगा और क्या मैसेज डालना चाहता हूं अपने कंज्यूमर के दिमाग में। सेकंड स्टेप, अपने कस्टमर को समझना। अब कस्टमर को समझने का मतलब पहला स्टेप है ऑडियंस पर्सोना। ऑडियंस पर्सोना का मतलब होता है जो मेरा प्रोडक्ट लेगा मुझे उसको समझना है, वो लड़का है, लड़की है, कहां पे रहता है, किस तरीके से वो कपड़े पहनता है, किस तरीके से बोलता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कॉलेज जाता है नहीं जाता है, कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी, गाड़ी है उसके पास या नहीं है, क्या वो इंटरनेशनल ट्रैवल करता है या फिर नहीं करता, उसके पॉलिटिकल व्यूज क्या है। जितना मैं अपनी ऑडियंस के बारे में जान सकता हूं उतना ज्यादा मैं जानूंगा, और जितना स्पेसिफिक हो सकता हूं उतना अच्छा रहेगा। अभी अगर जो मुझे अभी देख रहा है, मेरा हमेशा से यही तरीका रहता है बोलने का, और मैं हमेशा इसी तरीके से बोलूंगा। क्या मैं इस तरीके के अलावा भी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। मैंने एमबीए करी, वहां पे एकदम हमको प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से देनी होती थी, पर मैं अभी आपसे इस तरीके का कनेक्ट बनाता हूं कि मैं आपका छोटा भाई हूं या फिर बड़ा भाई हूं, या फिर अगर आप बहुत बड़ी एज की हो तो आप मुझे अपने बच्चों की उम्र का सोचते हो कि यार ये अपने बेटे टाइप का है। तो मैं इसी तरीके से अपनी ऑडियंस के दिमाग में घुसना चाहता हूं, ये जो लड़का है ये लौंडा है, ये मस्त बनता है। तो मैंने अपनी ऑडियंस को स्पेसिफिक कर लिया कि मेरी ऑडियंस वही रहेगी जो मुझे ये सोचती है। उसके बाद सेकंड स्टेप है सोशल लिसनिंग। सोशल लिसनिंग का मतलब क्या है, हमको अपने ब्रांड की ऑडियंस के बारे में सुनना है। मतलब जैसे कि मान के चलते हैं, मैं अपना यूट्यूब चैनल की बात करता हूं, मैं वीडियोस डालता हूं, वीडियो डालने के 2 घंटे तक मैं अपनी सारी कमेंट्स को रीड करता हूं। सारी कमेंट्स को रीड करने का मतलब यह है कि मेरी वीडियो के अंदर कोई कमी है या फिर नहीं है। कोई कह रहा है कि सर आपका जो सिल्वर प्ले बटन है वो टेढ़ा है, कोई कह रहा है सर आज आपकी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कोई कह रहा है ये है ये। अब मैं सारी कमेंट्स को देखता हूं, एनालाइज करता हूं, अगर मुझे सबसे एक ही कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देती है तो मुझे पता लगता है कि यार ये चीज मेरी प्रॉब्लम है और मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सेकेंड इज सोशल लिसनिंग। थर्ड होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, अब जो मेरा कॉम्पिटिटर है मैं उनकी सोशल लिसनिंग करूंगा। मैं कॉम्पिटिटर के सोशल मीडिया पेज पे जाऊंगा, वहां पे जाके देखूंगा लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, और उन कमेंट से एनालाइज करूंगा ये क्या कमियां कर रहा है अपने कंटेंट के अंदर। लोग कह रहे हैं कि यार तुम्हारी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, भाई तुम अच्छी डिलीवर नहीं कर पाते, यार तुम्हारी रिसर्च अच्छी नहीं होती। तो मुझे वहां से ये पता लग गया कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आती है, और उस प्रॉब्लम के ऊपर मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जो उनकी कमी है मैं उसको अपनी ताकत बनाने की कोशिश करूंगा। अब मैं देखूंगा उनकी ताकत क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर ही उन्हीं के। तो वहां से मुझे पता लगी उनकी ताकत क्या है, लोग उस चीज के लिए उनको पसंद करते हैं, तो मैं देखूंगा मैं उस चीज के अंदर कितना अच्छा हूं या बुरा हूं। अगर मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा तो मैं उसको और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। एक चीज और है जो कि हर एक बिजनेस के लिए सही नहीं रहेगी, पर वो है इंटरव्यूज लेना। आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है आप उनका 1-on-1 इंटरव्यू ले सकते हो और उनसे जान सकते हो अपने बारे में। कई बार मैं अपने YouTube चैनल के अंदर भी वीडियो बनाता हूं, कई बार मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी पूछता हूं कि क्या हम नया चेंज ला सकते हैं, नीचे कमेंट के अंदर बता दो। तो उससे क्या होता है, मेरे को बहुत सारा इनपुट मिलता है कि मुझे आगे किस डायरेक्शन में अपने चैनल को लेके जाना है। यही सेम चीज ब्रांड्स भी कर सकते हैं ना। अगर मैं अपने चैनल की बात करके चलूं तो मैं अपने चैनल से अपना प्रोडक्ट ही तो बेच रहा हूं, मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को बेच रहा हूं। कल को मैं अगर कोई और स्टार्टअप शुरू करूंगा तो मैं उसको ही तो मार्केट करूंगा। अगर हम एलॉन मस्क की बात करके चलते हैं तो एलॉन मस्क हमेशा न्यूज के अंदर रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बड़े बड़े बंदे नहीं रहते पर वो रहते हैं। मार्केटिंग। नेक्स्ट स्टेप इज ब्रांड रिकॉल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पे अभी तक जो भी हमने किया है ना वो हमने इंटरनली किया है, हमने सामने कभी किसी को कुछ नहीं बोला है। अभी तक हमने जो अपनी पोजीशनिंग, पर्पस, वर्पस जो भी चीजें करी है वो ऑन पेपर करी है, हमने एग्जीक्यूट नहीं करी है। हमने अपनी ऑडियंस को जो समझा है वो अगेन इंटरनली करा है, हमने उसको बाहर सामने कुछ नहीं किया है। हमको पता लग गया हमारे ब्रांड के अंदर क्या कमियां है, क्या अच्छा है। हमने ये भी पता लगा लिया हमारे जो कॉम्पिटिटर ब्रांड है उसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर हमने ये चीज नहीं जाना ही कि हम उसको किस तरीके से करेंगे। अब हम करेंगे
सबसे इसके अंदर मैंने 4 पार्ट डाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैं लेके चलता हूं स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग को एक चीज समझने की कोशिश करो, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी दुनिया के बड़े ब्रांड्स डालो, सबकी कोई ना कोई स्टोरी है। किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि रात को मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और मैंने ये काम शुरू किया और शुरू हो गया। किसी ने ये भी नहीं बोला कि यार मैं यूएस घूमने के लिए गया था और वहां पे मैंने ये बिजनेस मॉडल देखा, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं इंडिया में शुरू करूं क्योंकि इंडिया में इसकी डिमांड है और मैंने शुरू किया, हो गया। कभी कोई ये चीज नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि स्टोरीज बिकती है। बहुत सारे लोगों की सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग होती है कंपनी के अंदर और वो चीजें स्टोरी के अंदर डालते हैं जो चीज आपको चाहिए। लोगों को इमोशनल कनेक्ट बनाना है। हमको लोगों को लगना चाहिए कि यार यही तो चाहते थे हम, ओहो ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। तो अगर आप एग्जांपल लेके चलो, आप ओला उबर का ले लो। ओला वाले क्या कहते हैं, हमारी कहानी कुछ और थी, मैं घुसूंगा नहीं उनकी स्टोरी के अंदर, पर ओला की स्टोरी कुछ और थी। हो सकता है सही में वो हो। अभी जो हमने एप्पल के बारे में बात करके चली कि हम डिफरेंट सोचते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अब ये कंपनी की विजन है और कंपनी ने अपने आप को पर्सोनिफाई कर दिया है कि मैं इंसान हूं और मैं ऐसा सोचता हूं। दूसरा इज पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, जो मैं एलॉन मस्क की अभी बात करके चल रहा था, एलॉन मस्क हमेशा न्यूज के अंदर रहते हैं और उसके चक्कर में आप देखोगे एलॉन मस्क की वेल्थ इस साल के अंदर कितनी ज्यादा एनहेंस हुई है, क्योंकि वो हमेशा न्यूज के अंदर रहते हैं और आजकल जो दिखता है वही बिकता है और उनके शेयर्स इसी चक्कर में बढ़ते हैं। हमको नहीं पता उस कंपनी के बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, फिर भी हम कहते हैं कि भाई वो बहुत विजनरी आदमी है, बहुत चेंजेस ला रहा है। बिल्कुल ला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर हमको उतना ज्यादा शायद उनके बारे में नहीं पता होता अगर ये सोशल मीडिया ना आती। शायद हमको उतना ज्यादा उनके बारे में नहीं पता होता अगर वो इतने सारे इंटरव्यूज ना देते। अब जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कैरेक्टर बिल्डिंग एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। अगर मैं यहाँ पे समझाने जाऊंगा तो हमको कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा इस चीज को समझाने के लिए। तो कैरेक्टर बिल्डिंग में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमने अपना जो ब्रांड बनाया ना, हमको उसके अंदर इमोशंस डालने हैं और हमको उसका जवान देनी है। ये नहीं करना कि जो दुनिया के अंदर चल रहा है वो चलने देंगे। हमको बोलना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं। अगर हमको कुछ चीज गलत लग रही है तो लग रही है। हमको ये नहीं डरना कि हमको इसलिए काम नहीं करना क्योंकि लोग पसंद नहीं करेंगे। हाँ, शायद वो लोग पसंद नहीं करेंगे जो कि हमारी टारगेट ऑडियंस के बीच में नहीं आते, पर वो लोग पसंद करेंगे जो हमारी टारगेट ऑडियंस के अंदर आते हैं। मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा वोकल हूं बहुत सारी चीजों को लेके। अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं बोलता हूं, कुछ अच्छा नहीं लगता तो नहीं बोलता। अगर आज मुझसे 1 साल पहले देखोगे तो मैं बीजेपी की तारीफ करता था, आज वो बहुत सारे स्टेप्स गलत करती है, मैं सीधा मना करता हूं। मैं अपने ब्रांड को वॉइस दे रहा हूं। इंटेलेक्चुअल इंडीज का मैं एक पार्ट हूं। कल को इंटेलेक्चुअल इंडीज के अंदर भी बहुत सारे बंदे आ सकते हैं, तो इंटेलेक्चुअल इंडीज की वॉइस है। अगर मैं किसी चीज के ऊपर अड़ा हुआ हूं तो वो चीज है, बात खत्म। तो ऐसे आप देखोगे कंपनीज की भी वॉइस है। अभी एप्पल का पंगा चल रहा है एपिक गेम्स वालों के साथ में, तो उन्होंने एपिक गेम्स वाला को अकाउंट तक सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। वो ये नहीं है कि हम झुक जाएंगे, कर देंगे। हमारे लिए जो सही है वो सही है, हमारे लिए जो गलत है वो गलत है। हाँ, कई लोगों को चीज बुरी लगेगी, वो हमारी टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, ना कभी थे। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ टाइम पहले एक सर्वे लिया था अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, जहां पे मैंने लोगों से पूछा था कि आप 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट लेना पसंद करोगे या फिर 101 रुपए में कोई प्रोडक्ट लेना पसंद करोगे, सेम प्रोडक्ट जिसमें से 1 रुपया गारंटेड जाएगा सोल्जर्स के लिए या फिर गरीब लोगों के लिए। तो यहां पे आप देख रहे हो 82% लोगों ने हमको वोट दिया है 101 के अंदर। तो यहां पे हमको एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पता लग गया। अगर हम अपने प्रोडक्ट को किसी कॉस्ट से जोड़ दे तो हम ज्यादा अपनी सेल ला सकते हैं। अभी मान के चलते हैं हमारा प्रोडक्ट 98 रुपीज का पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग पे, हमारे कॉम्पिटिटर का भी प्रोडक्ट 98 रुपीज का पड़ता है। हम दोनों ने डिसाइड किया हम 2-2 रुपए का प्रॉफिट लेंगे। मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का, मेरा कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट 100 रुपए का, पर मैंने कहा मैं 1 रुपया गरीबों के लिए भी दूंगा। तो मैंने 3 रुपए अपना प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दिया, मतलब मेरा 101 रुपए हो गया और मेरा कॉम्पिटिटर 100 रुपए में बेच रहा है, मेरी सेल ज्यादा हो रही है। प्रॉफिट मार्जिन मेरा अभी भी उतना है, मेरे कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट मार्जिन उतना ही है, पर मेरा प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट के अंदर निकल रहा है। तो इसको हम कहते हैं कॉज मार्केटिंग। अगर किसी भी कॉज के साथ अगर हम अपने ब्रांड को जोड़ देते हैं और ढंग से मार्केट करते हैं उस चीज को, तो हमारी सेल ज्यादा आती है। पीएनजी का एग्जांपल लेके चलो, एचयूएल का एग्जांपल लेके चलो, पीएम केयर फंड अभी शुरू हुआ है, उसके ऊपर आप देखो, ये सारी चीजें यही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप हमको जितना पैसा दोगे उसका इतना अमाउंट हम पीएम केयर फंड में डालेंगे।
तो अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल देता हूं जो ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट के अंदर ये चीज पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। एक है उस्तरा। उस्तरा के बारे में सब जानते होंगे शायद, एक बार कमेंट के अंदर बता दो मुझे। उस्तरा के बारे में लड़के भी जानते हैं, लड़कियां भी जानती है, पर उस्तरा की जो टारगेट ऑडियंस है वो मेंस है और वो क्लियर है अपनी विजन को लेके। अगर ये जो आप ये पीस देख रहे हैं, ये पूरा पूरा कंटेंट मैंने उनकी वेबसाइट से कॉपी मारा है और उनके अगर आप लिखने के तरीके भी देखते हैं उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजों को जिक्र किया है। यहां पे देखो इन्होंने लिखा है हमने इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले हैं, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, स्मेल गुड, ब्रोज लुक, दे आर नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स ओनली ऑन रास्कल्स। तो ये जो 3-4 लाइनें हैं, अगर आप इन चीजों को ध्यान दोगे, ये इन्होंने क्लियर कर दिया अपना, ये इनकी वेबसाइट से उठाया हुआ है, मैंने खुद नहीं किया है। तो यहां पे इन्होंने पहले से ही अपनी ऑडियंस को समझ रखा है और उन्होंने उसी ऑडियंस के लिए अपना कंटेंट लिखा है। तो सोशल मीडिया के अंदर अगर हम अपना कंटेंट कहीं पे भी पब्लिश करते हैं, वेबसाइट्स की बात भी करके चल रहा हूं, अगर हम कहीं पे भी अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं तो हमको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, हमारी टारगेट ऑडियंस उससे रिलेट करनी चाहिए। अगर वो रिलेट करेगी तो मजा आ जाएगा, अगर वो रिलेट नहीं करेगी तो उतना मजा नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आपको पूरी कंपनी के बारे में केस स्टडी नहीं बताने वाला कि ये कंपनी कैसे शुरू हुई, क्या किया क्या नहीं किया। हम ब्रांडिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कौन सी कंपनी किस किस तरीके से अपने आप को चेंज ला रही है। अगर मैं एप्पल की बात करके चलता हूं, एप्पल बहुत बड़ा एग्जांपल है सोशल लिसनिंग का। अभी कुछ टाइम से 4-5 साल से एप्पल के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी और एप्पल ने अपने सारे कंज्यूमर्स की उन प्रॉब्लम को सुना और वो चेंजेस लेके आया। उनके कीबोर्ड के अंदर चेंज आ रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, वो अपना 16 इंच मैकबुक प्रो के अंदर उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। उन्होंने हमेशा डिमांड कर रहा था कंज्यूमर की आईफोन का सस्ता वर्जन निकलना चाहिए, उन्होंने आईफोन एसई का नया वर्जन निकाल दिया और उसका प्राइस भी बहुत कम रखा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा। लोग कह रहे थे कि भाई एप्पल के लैपटॉप बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इस चक्कर में उसकी वैल्यू नहीं निकल पाती। उन्होंने अगेन सुना और उन्होंने अपने आप को आर्म टेक्नोलॉजी पे स्विच किया और यही चीज आप इनके ऊपर शेयर मार्केट के अंदर देखो, इनका शेयर पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा है क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए। अब ये कैंपेन था, अब आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये वीडियो देखने के बाद में कि ये जो कैंपेन है ये डव का है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, लोगो है, पर इसके अंदर इन्होंने अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा है, कहीं पे भी डव के बारे में बात नहीं करी है। पर ऐसा क्या किया है इन्होंने अलग, इमोशनल मत बोल देना, मेरे को बताना इसके अंदर अलग क्या है, मैं आपका दिमाग थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूं। I always thought people were so cute and they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was gonna change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, I immediately am like, oh man. I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom has, so yeah. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I had never been and walked into this big warehouse, and at the very end there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see him. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave.
I don't see him. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? Short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So here we go. So this is your self-described image. And then somebody else described you and I did this sketch. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that The Stranger did. The Stranger's was a little more like gentle. It's pretty different. Which is very strange. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more beautiful. You think they're catching more of that from you? Yeah. ठीक है, क्या सीखने को मिला यहाँ से? ये बताओ मुझे. You are more beautiful than you think. बिल्कुल, perfectly इन्होंने मैसेज को क्लियर कर दिया है कि जो डव ने यहाँ पे जो कैंपेन किया गया था, और ये कैंपेन का नाम था You are beautiful. तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स किए, गेट्स बनाए गए थे जहां पे लोगों को कहा गया था इफ यू थिंक यू आर ब्यूटीफुल यू कैन एंटर फ्रॉम हियर, और इफ यू आर अगली, मतलब अगर आप अगली हो तो आप यहां से घुस सकते हो, और अगर आप ब्यूटीफुल हो तो आप यहां से घुस सकते हो. ज्यादातर लोग अगली वाले से अपने आप घुस रहे थे कि हम ब्यूटीफुल नहीं है. तो लोग अपने आप में ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मेरे बस की ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, और इन्होंने उसी चीज को ट्रिगर किया. डव की ऑडियंस क्या है, डव किसके लिए प्रोडक्ट है? इनसिक्योर पीपल. बिल्कुल, इनसिक्योर पीपल को यहाँ पे हाईलाइट किया गया. तो बेसिकली डव वुमेन्स के लिए था, और वुमेन्स भी दो टाइप की थी. एक ऐसी थी जो कि अपने आप को अच्छा मानती है कि आई एम ब्यूटीफुल, जो कि मानती है वो तो इनकी पहले से ही ऑडियंस है और वो इनका पहले से ही प्रोडक्ट यूज कर रही है. पर जो लोग नहीं मानते वो अपनी ग्रूमिंग के ऊपर खर्च करना पसंद नहीं करते. अगर आप अपनी ग्रूमिंग के ऊपर कुछ भी खर्च करने के लिए जाओगे तो आप डव का प्रोडक्ट लोगे. अपनी ऑडियंस को उन्होंने कितने अच्छे तरीके से समझा और उनको कन्वे किया कि यू आर ब्यूटीफुल, और अब ऑडियंस के दिमाग में घुस गया कि आई एम ब्यूटीफुल. अगर उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस चीज से बढ़ता है, तो कल को वो इन्हीं का प्रोडक्ट लेंगे. 99% ऑडियंस जो है वो अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे बस की ये नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, और इन्होंने उसी चीज के ऊपर ट्रिगर किया है. तो मुझे कैंपेन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन था ये. मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा. अगला है अमूल. अमूल के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगा. बता दीजिए मुझे एक बार अमूल के बारे में. अमूल ऐसा क्या कर रहा है मार्केट के अंदर? सोशल मीडिया की बात करके चल रहा हूं मैं आपके घर के पास वाले बिलबोर्ड्स की बात नहीं करके चल रहा. देखो, सबसे पहले इन्होंने क्लियर ही कर रखा अपने यहाँ पे, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, नेशनल सेंटिमेंट्स, इंडियन वाइब्स, इंडियन कल्चर. तो इनका जो मेजर फोकस है, इनका मेजर फोकस इन्हीं चीजों के ऊपर है कि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. मैं इनके पेज पे जाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं इनका पेज. देखो, अब हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इनके YouTube के पेज को कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं. यहां देख रहे हो अलग अलग लैंग्वेज के अंदर कंटेंट आ रहा है, हर लैंग्वेज के अंदर कंटेंट डाल रहे हैं. तो ये हर टाइप की ऑडियंस को मार्केट कर रहे हैं अपने आप को. ये ऐड देखिए आप. मम्मी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैंपेन रखा गया था इसका नाम था घर की बेटियां, और यहाँ पे लड़कियों को हाईलाइट किया गया था
वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करी गई थी और अमूल ताजा घर की बिटिया इसका हैशटैग रखा गया था। अब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंदर फीलिंग आई, जो भी लड़कियां थी और जिनकी घर के अंदर बेटियां थी, उन लोगों ने कहा कि वाह व्हाट अ हेड, बिल्कुल सही है। या फिर उन्होंने अपना बचपन देखा कि यार हम बचपन में एक चीज करते थे, उन्होंने इस चीज को शेयर किया और उन्होंने अगर शेयर किया तो उन्होंने एक हैशटैग डाल दिया अमूल ताजा घर की बेटियां। उन्होंने इस हैशटैग का यूज भी कर दिया क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपने आप ही इनके इस हैशटैग को ट्रेंड मिलने शुरू हो गया। शोइंग अमूल एज अ फैमिली, बिल्कुल ये फैमिली के ऊपर ही करते हैं। ये था रक्षाबंधन का, मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था अमूल के पेज को कि किस तरीके से सब कुछ करते हैं। तो ये रक्षाबंधन अभी रिसेंटली निकला तो उन्होंने रक्षाबंधन के ऊपर कैंपेन डाला। ये देखिए यहाँ पे ये सारी की सारी पुरानी एड्स चला रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है इन्होंने पुरानी एड्स क्यों चलाई इस टाइम पे? ये सारी पुरानी एड्स क्यों डाली है? लॉकडाउन में रामायण, बिल्कुल लॉकडाउन में रामायण चल रही थी तो उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में जमाने में रामायण चलती थी उसके टाइम पे टीवी में एड्स ये आती थी तो उन्होंने यही वाली एड्स को उस टाइम पे रन किया। एक ये एड है नंबर 1 यारी, सुना होगा सबने, ऐसी वैसी दोस्ती नहीं। गाने देखते इतने में हमको समझ में आ चुका है। तो यहां पे क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मुझे बताओ? इन्होंने अपना प्रोडक्ट तो दिखा ही नहीं, बेचा ही नहीं अपना प्रोडक्ट, कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट बेचा है इन्होंने फ्रेंडशिप एज अ इमोशन को ट्रिगर किया। बिल्कुल फ्रेंडशिप एज अ इमोशन को ट्रिगर किया है, पर क्या ये चीज से प्रोडक्ट बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा? ऐसा क्या अलग किया? फ्रेंडशिप को ट्रिगर करने से प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा? अब देखो हर एक कैंपेन की अगर आप ध्यान से देखोगे जो जो मैंने डाली है यहाँ पे, सबने अपनी टारगेट ऑडियंस को ढंग से समझ लिया है। जो मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपनी ऑडियंस को समझना। तो इन्होंने समझ लिया कि जब लोग खुश होते हैं, जब दोस्त यार खुश होते हैं तब वो पीते हैं। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है सोशल मीडिया के लिए? अगर आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है तो आपको इस चीज का तो ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी ऑडियंस कौन है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ योर टारगेट ऑडियंस एंड हाउ योर प्रोडक्ट कैन सॉल्व इट। बिल्कुल प्रोडक्ट कैन सॉल्व इट नहीं किया गया यहाँ पे बिल्कुल भी अपना प्रोडक्ट प्लेस ही नहीं किया गया। जो लोग गलती करते हैं मेरे हिसाब से सोशल मीडिया के अंदर, लोग अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। आपको बेचना नहीं है, आपको कुछ ऐसा इमोशन ट्रिगर करना है जिसके चक्कर में लोग आपकी उस एड को, उस कंटेंट को शेयर करें। अगर मैं कहूंगा मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, तो प्रोडक्ट नहीं लेगा। अगर मैं उस प्रोडक्ट को बताऊंगा कि यार मेरी ऑडियंस जो है, मेरी ऑडियंस रिलेट करने लग जाए। जैसे अब हमने नंबर 1 यारी देखा, वो दोस्त है, आपस में एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, बहुत टाइम से बात नहीं करी है और वो आपस में पुराने दोस्तों की याद दिला रहे हैं। देखो प्रोडक्ट प्लेस करना है पर इतना ज्यादा भी प्लेस नहीं करना तो कांड हो जाए। मैं अगर अपनी बात करके चलूं मेरे यूट्यूब चैनल की, तो देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस करता हूं। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स शुरू किया, फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाई यूट्यूब के ऊपर। आज वो कंप्लीट हो चुका है कोर्स। तो स्क्रैच से शुरू किया और एंड तक मैंने उसमें वैल्यू प्रोवाइड करी। अब वहां पे मैंने क्या किया, मैंने लॉजिकली जब उसको शुरुआत करी थी, मैंने अब ये चाहा था कि उस टाइम पे कोई यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं बना रहा था। मेरा प्लान ये था कि लोग इसको फॉलो करेंगे, अपने बिजनेस पे अप्लाई करेंगे, अगर उनसे नहीं हो पाएगा तो मुझे कॉल करेंगे और मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे। प्लान ये था मेरा, पर करते करते डिमांड आई, लोग मुझसे डायरेक्टली पर्सनली सीखना चाहते थे, तो मैंने अपना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट शुरू किया। आज मैं अपनी ऑनलाइन ऐप भी इसी के ऊपर बना के लेके आ रहा हूँ। तो सिर्फ ये 74 वीडियोस ने मुझे बहुत सारा बिजनेस दिया। जब मैंने स्टार्टिंग में इस चीज को समझा था तो मैंने अपनी ऑडियंस की नीड ये समझी थी कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो बिजनेसमैन है, पर करते करते स्टूडेंट्स भी आ गए। तो यहाँ पे एक लर्निंग है कि जब हम शुरू करते हैं उसके बाद हमारी ऑडियंस स्विच आती है। अगर आप बहुत ही बड़े ब्रांड हो तो बात अलग है, पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगर बीच में ऑडियंस स्विच आ रही है तो कोई इशू नहीं है। एक मैंने सेल्स सीरीज शुरू करी थी और खत्म हो चुकी है अगेन ये वाली। तो सेल्स सीरीज का रीजन क्या था, मैंने सेल्स सीखी कहीं से और मैंने एक बहुत महंगा कोर्स लिया, मैंने उसको सीख के और यहाँ पे वही पूरी नॉलेज इंडियन तड़के के साथ में सिखाई, प्लस मेरी जो लर्निंग आ रही थी उसके बीच में वो सब सिखाई। अब प्लान क्या था इसके अंदर कि कल को जब मैं अपनी टीम को बढ़ाऊंगा तो मुझे सेल्स ट्रेनिंग देनी पड़ती थी अपनी टीम को। अब उस ट्रेनिंग के चक्कर में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था, तो मैंने क्या किया, मैंने प्लेलिस्ट बना के रख दी। अब मुझे सेल्स ट्रेनिंग कभी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं कहता हूं ये वीडियो देखो, समझो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे क्वेश्चन पूछना, मेरा टाइम बच जाता है। अगर मैं चक्रा सीरीज की बात करके चलूं तो चक्रा सीरीज ये लौती सीरीज में से एक है जिसके अंदर मैंने कुछ भी बेचने का नहीं सोचा था। मैं बेसिकली मेडिटेशन करता था तो मेरे को लगा कि मैं शेयर कर देता हूं और मैंने शेयर कर दिया। और
ये जो कंटेंट है ये मेरी ऑडियंस से रिलेट नहीं करता, इसलिए आप देखोगे इस पे ज्यादा व्यूज भी नहीं है। सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप की बात करके चलते हैं। मैंने अभी रिसेंटली ये चीज शुरू करी है, तो मैं इसको भी आने वाले कुछ महीने के अंदर ही खत्म कर दूंगा पूरी। प्लान ये है 50 वीडियोस के आसपास मैं इसमें डालूंगा कंटेंट, और ये भी सिस्टमैटिक सोशल मीडिया पे किस तरीके से अपने बिजनेस को खड़ा करना है इसके ऊपर होगी। अब यहाँ पे मेरा फनल क्या है, यहाँ पे मेरा फनल है कल को मेरा एक पेड कोर्स आएगा जो कि इसका लेवल 2 होगा। तो लेवल 2 पे जाने के लिए आप मेरा पेड कोर्स ले गए। अगर मैं आपको A to B ले गया, अब B to C आपको जाना है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब A to B जब मैं ले गया, लोगों का ट्रस्ट गेन कर लिया, तो मेरा काम हो गया। अब देखो, अब हर जगह पे मेरी ऑडियंस अलग अलग है। यहाँ पे जो ऑडियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो है जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रही है, स्टूडेंट्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स। सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर वो लोग आ रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पे अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग, मेजरली यूट्यूब चैनल अपना बनाना, ग्रो करना, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना। मेरी जो केस स्टडी है, केस स्टडी मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहती है। कई लोगों को मेरी केस स्टडी बहुत पसंद आती है। रीजन क्या है इसके अंदर कि मैं बिजनेस को निचोड़ देता हूं, अब बिजनेस को निचोड़ के समझाता हूं कि बिजनेस किस तरीके से काम करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि इस बंदे को बहुत सेंस है। मेरे पास कंसल्टेशंस आती है, उस कंसल्टेशन से मैं पैसे कमाता हूं। एमबीए सीरीज मैंने लोगों का भला करने के लिए सोची थी, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि लोग मेरे पास आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग करवाने के लिए, पर उनका बिजनेस ही तैयार नहीं है। अगर किसी का बिजनेस तैयार नहीं होगा तो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग करवा के क्या करेगा। तो मैंने एमबीए सीरीज इसलिए बनाई कि जिन लोगों के पास में आइडिया है उनका हम बिजनेस तैयार करवा सके। तो हर एक चीज जो मेरी थी वो एक फनल थी। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी से नहीं थी क्योंकि जूम से किया था और वहां से जो क्वालिटी आउटपुट आता है वो थोड़ा सा बेकार आता है। अभी मैं अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं अपना कैमरा यूज नहीं कर रहा हूं, तो मेरे को ऐसा लगता है फोन की क्वालिटी भी जूम से बहुत अच्छी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, टेड स्पीकर बन गया, वो टैग लग गया है। आपको कैसा लग रहा है, मेरे लिए कैसा लग रहा है और आपको खुद से कैसा लग रहा है इतना कुछ सीख के।